अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और मेरा घर मेरी जन्नत स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं वर्दा शुजा और इस चक में मेरा साथ दे रहे मेरे साथी एंकर रिजवान रौनक। नाज़रीन, जहां पर यह खुशखबरी सुनाई गई कि कारोबारी तबके की कारोबारी सरगर्मियों का आगाज हो जाएगा, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टर्स को भी ये नवीद दे दी गई कि वो ट्रांसपोर्ट भी खोल सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आवाम को इंसेंटिव देने को भी मद्देनजर रखा गया और ये एक बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स अपने किरायों में 20% तक कमी भी करेंगे क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी की गई है। ये तमाम तर वो फैसले हैं जो आवाम को बराह रास्त फायदा पहुंचाने के लिए हैं, लेकिन आवाम की हवाले से अगर हम बात करें तो जहां पर उनके ऊपर जिम्मेदारियां आयद होती हैं, उनको जहां पर ख्याल रखना है, उनको भी इसको यकीनी बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद जो है वो 40,000 से तजावुज कर चुकी है और बहुत से नए केसेस हमारे सामने आ रहे हैं और इस बार अगर ख्याल ना रखा गया, SOPs पर अमल दरामद ना हुआ तो सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। तो आवाम की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब ये कारोबार ज़िंदगी बंद था, ट्रांसपोर्ट बंद थी, तो उस वक्त भी जो है वो गरीब तबका, जो कम आमदनी वाले तबके थे, जो दिहाड़ीदार लोग थे, जो रोज़ाना की बुनियाद पर यौमिया उजरत पर काम करते थे, और बहुत सारे लोग ऐसे थे, वो तमाम के तमाम बिल्कुल फाकों तक आ गए थे और ऐसे इतलात आना शुरू हो गई थी कि खुदकुशियाँ होना शुरू हो गई हैं घरों में। तो बहरहाल ये तमाम की तमाम सूरत हाल है, ये तमाम की तमाम सूरत हाल ऐसी है जिसमें हम सब ये मिलकर बैठ कर फैसला किया। हुकूमत की तरफ से एक इंसेंटिव दिया गया है, कारोबार खोल दिया गया है, ज़िंदगी बहाल करने की कोशिश की जा रही है, ट्रांसपोर्टर्स को इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी और इंट्रा-सिटी ट्रांसपोर्ट भी खोल दी गई है। अब जिम्मेदारी अवाम पर ज़्यादा आ गई है, अब जिम्मेदारी उन लोगों पर ज़्यादा आ गई है जो कि ताजर बिरादरी है, जो कि ट्रांसपोर्टर्स हैं, जिनके मुसलसल मुतालबे पर परेशानी अवाम को हो रही थी। बिल्कुल ठीक है इस बात में, लेकिन मुसलसल मुतालबा जो किया जा रहा था ताजर बिरादरी की तरफ से कि मॉल्स खोले जाएँ, दुकानें खोली जाएं, कारोबार को इजाजत दी जाए, और उसके साथ साथ वर्दा हमने देखा कि ट्रांसपोर्टर्स भी मुसलसल ये बात करते हुए नजर आ रहे थे कि जनाब ट्रांसपोर्ट खोली जाए। और वाकई अब तो वैसे भी ईद है तो लोगों ने, परदेसियों ने घरों में भी जाना है रिजवान, लेकिन ये कहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ट्रांसपोर्ट खुलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने और अपने अहले खाना के साथ तफरीही मकामात का रुख करें और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए तफरीही मकामात, मार्केट्स, ट्रांसपोर्ट जो है वो ईद के दिनों में बंद रखी जाएगी ताकि लोग अपने घरों तक महदूद रहें, क्योंकि इस बार रिवायती ईद नहीं मनाई जाएगी, उस तरह हमें बाजारों में जाकर शॉपिंग नहीं करनी है। अपने आप को महदूद रखें, वो पैसा आप किसी को देकर उनको हेल्प आउट कर सकते हैं जिनके घरों का चूल्हा नहीं जल रहा, वो बहुत ज्यादा मुतासर हो चुके हैं आमदनी ना होने की वजह से, वो दिहाड़ीदार हैं या किसी भी तरह से उनकी आमदनी मुतासर हुई है। तो ये तमाम तर चीजें हमें प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है और जहां पर कोरोना के साथ रहना, जीना सीखने की बात होती है तो ये चीज हमें मद्देनजर रखना होगी कि पहले जो हमारे एक्सपेंडिचर्स थे, पहले जो हमारा तर्ज जिंदगी था, उसको अब हमें तब्दील कर लेना होगा। ख्वाह वो खुराक का मामला हो, रहन सहन का मामला हो, सोशलाइजिंग का मामला हो या काम का मामला हो, इन तमाम तर चीजों में अगर आप एहतियात को मलहूज़ खातिर नहीं रखेंगे तो आप अपने लिए और सबके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। सूबाई सतह पर अगर हम बात करें तो बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं, विफाक के साथ कोलैबोरेशन में भी विफाक लीड कर रहा है और बड़ी हद तक रिजवान हम देख रहे हैं कि हमें हारमोनी नजर भी आ रही है। कुछ जगहों पर हम देख रहे हैं कि सियासत भी इस मामले पर हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। बहरहाल आवाम की हिफाजत जो है वो सबके लिए मुकद्दम है और इस हवाले से इक़दाम जो है वो यकीनी बनाए जाने चाहिए। जी बिल्कुल, इक़दामात नाज़रीन, सबसे बड़ी बात हम जो जिस बात पर फोकस कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, वो यही है कि इक़दामात यकीनी बनाए जाने चाहिए। वो इक़दामात अवाम की तरफ से भी SOPs पर अमल दरामद होना चाहिए, बेजा जो है वो सफ़र से गुरेज किया जाए, रश ना पैदा किया जाए और कोशिश यही की जाए कि जो भी SOPs दिए गए हैं, जिसमें SOPs क्या हैं, मतलब ये बहुत मुश्किल सा वर्ड है, लेकिन वो SOPs क्या हैं, आपने अपने हाथ साफ रखने हैं, समाजी फासला रखना है, एक दूसरे के रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करना है, गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र करने से, घर से बाहर निकलने से गुरेज करना है। तो नाज़रीन, ये वैसे भी हम 2-3 महीनों से कर ही रहे हैं तो कुछ आदत भी हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ अब ताजिर बिरादरी और जो दूसरे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। और उसके साथ साथ जैसे वर्दा आपने बात की बहुत अच्छी कि लाइफस्टाइल, अब हमें कोरोना, ये WHO कह चुका है, गो के अमेरिकन प्रेसिडेंट अभी भी जो है वो एडामेंट हैं, बज़िद हैं इस बात पर और इंशाअल्लाह अल्लाह उनकी ये ख्वाहिश पूरी करे कि वो जनाब इस साल के आखिर तक जो है कोई वैक्सीन तैयार करके इसको दुनिया में जो है वो ले आएँ और कोरोना का इलाज कर सकें। लेकिन WHO की तरफ से कहा जा रहा है कि जनाब अभी कोई इसकी 2-3 साल तक उम्मीद ना रखें, तो इसको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें, अकॉर्डिंगली मोल्ड कर लें। और इंसान अडेप्टेबल एनिमल है, आराम से अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। जी वर्दा, रिजवान, हमारे पास इस वक्त गेस्ट भी मौजूद हैं, स्पीकर्स मौजूद हैं। इस वक्त नाज़रीन हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है काजी अहमद अकबर साहब ने, स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट के। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ
साथ देने का। और इनके साथ हमारे दूसरे गेस्ट जो हैं वो नसीम सिद्दीकी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। काजी अहमद अकबर साहब, हमने देखा कि पंजाब में भी अमल दरामद को यकीनी बनाने के हवाले से इदारे जो हैं बड़े मुतहरिक नजर आते हैं, लेकिन ये जो 4 दिन का लॉकडाउन था उसके हवाले से बताइएगा कि क्या सूरत हाल रही, क्या आप लोगों को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा या अवाम ने कोऑपरेट किया? क्या बताएंगे पंजाब की सूरत हाल के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। देखिए, इसमें पहली बुनियादी चीज तो ये है कि ये जुम्मा, हफ्ता और इतवार 3 दिन का लॉकडाउन था, जो कि फोर्स्ड लॉकडाउन था, जो कि हमारे डिसीजंस एनसीसी में हुए थे उस हवाले से। तो पंजाब में हमने 95% कंप्लायंस होते हुए देखी। उसमें लोगों ने जुम्मा, हफ्ता और इतवार अपनी, आज भी आपने देखा होगा कि दुकानें बंद हैं और लार्जली बिजनेस नहीं हो रहा। सिर्फ वही लोग दुकानें खोल पा रहे हैं जिनको एसओपीज और नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाजत दी गई थी। लार्जली मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा रहा, बिकॉज हमने कोई मेजर जुर्माने होते हुए भी नहीं देखे और कोई मेजर ऐसे अरेस्ट भी होते हुए नहीं देखे। काजी साहब, आपकी आवाज कम आ रही है, या पैनल अगर आवाज थोड़ा सा बढ़ा सके ताकि अब आवाज हम तक सही पहुंच पाए। जी बोलिएगा। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, बेहतर हुई है जी। तो मैं आज यही कह रहा था कि जी, जुम्मा, हफ्ता, इतवार जो 3 दिन का लॉकडाउन, जो कि एनसीसी की मीटिंग के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने भी इन इफेक्ट लेकर आए थे, उस पे हमने 95% अमल होते हुए देखा है जी पंजाब में। बिकॉज कोई लार्ज स्केल के ऊपर कोई जुर्मानों की रिपोर्ट या अरेस्ट की रिपोर्ट या इस्तखासे कटनों की रिपोर्ट, किसी किस्म की कोई रिपोर्ट पंजाब की किसी मखसूस हिस्से से कोई बहुत ज्यादा तादाद में वसूल नहीं हुई। ये चंद जो रूटीन के जो फाइन्स थे वही हम लोगों ने किए हैं। सही। अच्छा काजी साहब, आपसे ही मेरा सवाल बन रहा था, वो ये कि ट्रांसपोर्ट भी जो है वो खोल दी गई है, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी, इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट भी। ट्रांसपोर्ट खास तौर पर, और अब चूंकि ये हालात अब ऐसे हैं, ये अब आखिरी हफ्ता रमज़ान का जो है वो कल से शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ईद का रश है, परदेसी हैं, दूसरे आम दिनों में, आम सालों में हमने मतलब देखा है पिछले डेकेड्स में कि ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, अड्डों पर भी, बसों में सवारियां खड़े होकर 8-8 घंटे सफ़र करती हैं। तो इन तमाम सूरत हाल में किस तरह से एसओपीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा? देखिए सर, ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। एसओपीज के हवाले से और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट को और तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स को जो है वो फेस हो रहे हैं। लेकिन ना, मैं जिस तरह मसाजिद के हवाले से जब दिया गया तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 5 लाख मसाजिद हैं। अब अगर हम इस टारगेट पे आ जाएं कि गवर्नमेंट ने ही वो इस एसओपीज इंप्लीमेंट करने हैं और पुलिस वालों को या एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को मसाजिद के बाहर खड़ा करना है, तो मीनिंग देयर बाय कि हमें एक पुलिस वाला भी खड़ा करना है, तो 5 लाख की नफरी चाहिए सिर्फ मसाजिद के एसओपीज पे अमल करवाने के लिए। लाइकवाइज अगर अब आप मार्केट्स की, प्लाजास की, दुकानों की, फिर आप बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो ये देखें, एसओपीज देना गवर्नमेंट का काम है, उसके ऊपर नजर रखना भी गवर्नमेंट का काम है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अब मुतलका यूनियंस ने, मुतलका मालिकान ने करवानी है। जो एक दुकान का मालिक है, उसको अल्लाह अल्लाह करके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन की वजह से दुकान खोलने की इजाजत मिली है, वो दोबारा अपने बच्चों का रोजगार बाइज्जत तरीके से उनके घर के टेबल पे पहुंचा सकता है। अब ये उसको ये सोचना होगा कि मुझे जिस तरीके से गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, अब जो गवर्नमेंट के एसओपीज है मैं उन पे अमल करवाऊं। अगर एक दुकानदार, जिस तरह विटनेस किया गया कि एक दुकान के अंदर जो कि 15 बाई 10 की दुकान थी, उसमें 15 लोग एट अ टाइम खरीदार घुसे हुए थे। तो अब देखें ना, वहां पे एक अब सिर्फ अगर लिबर्टी मार्केट की बात कर लें या आप किसी और शहर में, तो एक नॉर्मल मार्केट के अंदर 2-2 हजार दुकान है। तो मुझे बताएं कि कौन सी इंतजामिया, कौन सी पुलिस, कौन से लोग ऐसे आएंगे जो आके इन एसओपीज के ऊपर अमल करवाएंगे? ये एसओपीज के ऊपर अमल अब मालकान ने करवाना है, अब ताजरों ने करवाना है, अब ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने करवाना है। और गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ ओवरसी करती है। गवर्नमेंट जहां पे देखती है कि बहुत फ्लैग्रेंट किस्म की वायलेशन हो रही है एसओपीज की, तो फिर गवर्नमेंट एक दुकान नहीं बंद करेगी, गवर्नमेंट पूरे मार्केट बंद हो जाएगी, बिल्कुल पूरे बाजारों को सील किया जाएगा और उसका नुकसान फिर एक बंदे की गलती का नुकसान सबको उठाना पड़ेगा।
बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हमारे पास सीनियर जर्नलिस्ट नसीम सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, आवाम का इसरार था ट्रांसपोर्ट के हवाले से, कारोबारी तबके का इसरार था कि कारोबारी सरगर्मियां जो हैं उनको उनका आगाज करने की इजाजत दी जाए। ये तमाम तर फैसले हुकूमत ने किए। वज़ीर आज़म का भी यही विजन था कि हमें लोगों को भूख और अफलास से नहीं मरने देना है और कोरोना से भी बचाना है। कैसे देख रहे हैं हुकूमती पॉलिसीज के हवाले से आवाम में अब कितना इत्मीनान पाया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया बहुत बहुत। आप सबसे पहले ये देखें कि ये दुनिया में इतनी बड़ी पेंडेमिक आई है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, वो तक परेशान है। पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन आप देखें कि पहले दिन से ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और मौजूदा हुकूमत ने बड़ी सेंसिबली डिसीजंस लिए और उनका मकसद ये था कि ये ना हो कि कोरोना से तो लोग इतने ना मरे जितने भूख व अफलास से मरने शुरू हो जाए। तो ऐसी पॉलिसीज लाई गई, एहसास प्रोग्राम लाया गया जिसकी वजह से लोगों के घरों तक पैसे पहुंच रहे थे। अब ये बेसिकली आवाम की ड्यूटी बनती है कि वो मौजूदा हुकूमत के साथ कोऑपरेट करे, क्योंकि ये इस किस्म की वबा आई है जिसको हुकूमत नहीं रोक सकती। ये स्प्रेड हो रही है, एक से दूसरे शख्स के अंदर ट्रांसफर हो रही है। तो इसमें हम लोगों को सबसे ज्यादा एहतियात करनी है। आपने देखा कि इसमें मीडिया का भी बड़ा अच्छा रोल है। हम इस तरह के एसओपीज और लोगों को जो है वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। मैंने देखा कि पीटीवी पिछले 2 महीने से मुसलसल ट्रांसमिशंस कर रहा है, क्योंकि एक कौम के लिए बहुत बड़ी खिदमत है। उनको बताया जा रहा है कि कभी इस बीमारी की दवाई नहीं आई है, आपको सिर्फ करना ये है कि आप घर में मौजूद रहें, आप लोगों से फासला रखें। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि इतनी बड़ी बीमारी आ गई, तो ऐसे मौके पे क्या ईद और क्या बकरीद, यहाँ तो जान के लाले पड़े हुए। अगर आपको किसी बहुत ही जरूरी काम से बाहर जाना है तो आप बाहर जाएं। मैंने तो इस दफा, हमने तो अपनी फैमिली में डिसाइड किया है कि हम ईद के कपड़े नहीं बनाएंगे। वैसे ही घर में वाफर मिकदार में कपड़े मौजूद हैं, वही कपड़े पहनेंगे और जो पैसे बच जाते हैं उसमें से, हमारी शॉपिंग में से, हम उन गरीबों का ख्याल कर लेंगे जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, या उनके और मसाइल है, उनकी जॉब खत्म हो गई है या दिहाड़ी खत्म हो गई है। तो ये हुकूमत से ज्यादा मौजूदा हम सारी कौम की जरूरत है कि इस वक्त हम पूरी कौम। अच्छा, नसीम सिद्दीकी साहब, इस बीमारी, नसीम सिद्दीकी साहब, काजी अकबर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने भी एंड में यही कहा कि ये अवाम की जिम्मेदारी है। बिल्कुल कोई शक नहीं, आपने भी यही कहा, बिल्कुल कोई शक नहीं है। हम भी ये समझते हैं कि कारोबार खोल दिया गया, ट्रांसपोर्ट खोल दी गई, ओके, ये ठीक है, हमारी भलाई के लिए खोली गई। अब एट द डे एंड बहरहाल हमने ही इसको एसओपीज़ पर अमल दरामद करना है और इस मामले को आगे लेकर चलना है कि अगर ऐसा तरीके से आगे चलता रहे। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी, आप क्या समझते हैं कि ये कितना डूएबल है, कितना ये फिजिबल, यानी ये किस हद तक जो है वो हो सकता है इस पर अमल दरामद? हमारी आवाम किस हद तक तैयार है इस पर अमल दरामद करने के लिए? और अगर खुदा ना खास्ता नहीं है तो फिर एट द डे एंड किसकी जिम्मेदारी बनेगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। माजरत के साथ हमारी जो आवाम है, आपको पता है वो कानून से बालातर अपने आप को समझती है। आपने जब देखा कि सड़कों पे ट्रैफिक चल रही होती है, रेड लाइट तक को क्रॉस करते थे, कानून की पासदारी करना हमारी अभी आवाम ने नहीं सीखा। मैं तमाम आवाम की बात नहीं कर रहा, लेकिन बेशतर लोग जो है वो कानून तोड़ के जो है वो खुश होते हैं। तो अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर कोई एसओपीज के ऊपर अमल नहीं कर रहा तो वहां पे सख्ती के साथ अमल दरामद करें। अगर कोई शॉपकीपर्स जो है वो लोग मास्क के बगैर हैं या उन्होंने ज्यादा कस्टमर्स को शॉप के अंदर घुसाया हुआ, तो ऐसी शॉप्स को या मार्केट्स को फौरी तौर पे बंद कर देना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जरूरी है, जैसे दिहाड़ीदार के लिए इमरान खान साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा उनके लिए फिक्रमंद है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है और उसमें बहुत ज्यादा लोग सवार हैं तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर देनी चाहिए, ताकि जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी, सख्ती नहीं होगी, तो ये अमल दरामद नहीं करेंगे। हमारे लोग जब जीटी रोड पे गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो वो शायद असूलों की और कानून की इतनी पासदारी नहीं करते, लेकिन जब वही लोग मोटरवे के ऊपर सफर करते हैं तो वो कानून की पासदारी करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मोटरवे के ऊपर जो जुर्माने हो जाएंगे है और आपको जुर्माने जो है वो अदा करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट की डेफिनेटली इस वक्त जिम्मेदारी है कि इनको अपने एसओपीज के ऊपर अमल कराना है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर आवाम इस वक्त कोऑपरेट करे तो मामला बहुत ऐसे तरीके से हल हो सकता है। मार्केट्स भी खुल सकती हैं, आप अपनी जरूरत अशिया के लिए सिर्फ मार्केट में जाएं और बच्चों को ना लेके जाएं, बूढ़े लोगों को बाहर ना लेके जाएं। हम सिर्फ मस्जिद वालों को क्रिटिसाइज करते हैं। मैंने कई मस्जिदों में देखा है कि लोग अपनी जानमाज लेके आ रहे हैं, फासले से खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। तो अगर वो लोग इतना कोऑपरेट
कर सकते हैं, तो हम लोगों को भी जो है वो कोऑपरेट करना चाहिए। इनफरादी जिम्मेदारी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस तमाम सूरत हाल में। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ ही रहिए। काजी अहमद अकबर साहब, ईद का मौका भी आ रहा है, ट्रांसपोर्ट भी खुल गई है, यकीनन जरूरी थी, ये कारोबारी सरगर्मियों का भी आगाज हो गया है, लेकिन अवामी रिएक्शन जो हमारे सामने आया वो बड़ा गैर जिम्मेदाराना था। जिस तरह बाजारों में रश हो गया, दुकानदारों ने तो सेलें लगा दी, लेकिन जिस तरीके से वहां पर रश खवातीन ने और लोगों ने डाल दिया, उसको कंट्रोल करना यकीनन एक बहुत अहम मामला है। साथ ही साथ ये बताइएगा कि जब हम मजीद पीक की जानिब जा रहे हैं, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जून में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, पंजाब हुकूमत की क्या तैयारियां इस हवाले से सिचुएशन को कोप करने के लिए? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि पीक जो है वो यकीनन अभी आप आगे मजीद फिटनेस करेंगे। उसकी रीजन ये है कि आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज नेशंस जिसमें एसिम्प्टोमेटिक केसेस ज्यादा है, यानी कि बजाय ना नजला है, ना जुकाम है, ना खांसी है, ना कोई ब्रीदिंग इश्यूज है, लेकिन लोग जो है कैरियर जरूर हैं। मतलब मैं आपको अपने हल्के की सिचुएशन बताऊं कि मेरे पास क्वारंटाइन सेंटर्स में ऐसे लोग भी हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं और माशाल्लाह वो रोजे रख रहे हैं और अपनी इबादत कर रहे हैं और बिल्कुल हशाश बशाश हैं। तो मतलब उनको देख के या उनकी बातें सुन के कोई ये नहीं कह सकता कि वो कोविड-19 पॉजिटिव हो चुके हुए हैं। इसलिए हमारी तो ज्यादा आबादी जो है वो, चूंकि हमारा इम्यून लेवल बड़ा स्ट्रांग है, तो हमारे लोग जो है वो उनको ज्यादा ये फील नहीं होता। जैसे जैसे गवर्नमेंट की टेस्टिंग कैपेसिटी, देखिए जब पहला केस आया तो आपके पास पर डे 100 टेस्टों की कैपेसिटी थी। आज आप जो है कल के दिन में आपने लगभग 14,000 टेस्ट कंडक्ट किए हैं तमाम सूबाजात में। पंजाब की कैपेसिटी भी 6,000 को एक्सीड कर चुकी हुई है। अब पंजाब में हम लोग मास सैंपलिंग की तरफ चले गए हैं, जिसमें हम सैंपल्स उठा रहे हैं, मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के मुख्तलिफ क्लस्टर्स उठा रहे हैं, उनको टेस्ट कर रहे हैं, फिर TPQ पॉलिसी के तहत टेस्ट और फिर ट्रेस कर रहे हैं उनके मजीद कॉन्टेक्ट्स को और फिर उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं। तो ये तादाद बढ़ती जाएगी। बट इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हमने इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, देखिए ये पेंडेमिक से एंडेमिक की तरफ चला गया है। पहले ये एक इंटरनेशनल वबा थी, अब ये हमारी एक लोकल, जिस तरह हम हर साल डेंगू को फाइट करते हैं, जिस तरह हम हर साल मलेरिया को फाइट करते हैं, जिस तरह हम हर साल खसरे को फाइट करते हैं, ये वही उसी तरीके से एक और एडिशनल आप समझ लें वायरस, एक बीमारी हमारी जिंदगियों में आ चुका है। इस पर सिर्फ चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि इसकी दवाई मौजूद नहीं है, चैलेंज ये है कि इसकी वैक्सीन मौजूद नहीं है। ये एक मेडिकल साइड पे चैलेंज है। एक सोशल साइड पे चैलेंज है। वो क्या चैलेंज है कि दिहाड़ीदार तबके का ख्याल करना है, छोटे दुकानदार, छोटे कारोबार वाले का ख्याल करना है। अब जब उस चैलेंज की तरफ हम आते हैं तो फिर हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाना है। फिर अगर गवर्नमेंट कहती है कि जी हम आपको मार्केटें, आपको प्लाजे, आपको दुकानें, आपको ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दे रहे हैं, तो पीपल हैव टू बी केयरफुल। लोगों को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। जब तक लोग अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे, आप देखेंगे कि ये जिस तरह मियां असलम इकबाल हमारे जो इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़े क्लियरली ताजरान को और ये मैसेज दिया, उन्होंने कहा कि अगर आप लोग SOPs पे अमल नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हरकत में आएगी और हमें मजबूर ना करें कि हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाएं। और अगर हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाएंगे तो फिर आप देख रहे हैं कि वो मुल्क जिसने 9 अप्रैल से लेकर 9 मई तक के लॉकडाउन ने $25 अरब का नुकसान किया है। आप मुझे वो बताएं कि वो मुल्क जो $8 अरब का स्टिमुलस पैकेज दे रहा है, उसको एक महीने में $25 अरब के जब उसकी इकोनॉमी को नुकसान होगा तो हमारी स्टैंडिंग अगले एक महीने के और लॉकडाउन में कहां चली जाएगी? हमारा गरीब बंदा, जिनके एक मुताद अंदाजे के मुताबिक इससे 15 करोड़ लोग अफेक्ट हुए हैं। जब आप 15 करोड़ लोगों की बात करते हैं तो आप 5 से 6 करोड़ खानदानों की बात करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि इस हालात में मजीद लॉकडाउन भी नहीं चलाया जा सकता। काजी साहब, साथ भी जंग लड़नी है। काजी साहब, एट द सेम टाइम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करना है। ये एक ऐसी प्लेट है, मैं एक सेकंड, श्योर, एक ऐसी प्लेट है जिसमें सलाद भी रखना है, जिसमें सालन भी डालना है, जिसमें बोटी भी डालनी है, जिसमें रोटी भी डालनी है और फिर उसको खाना है। अगर आप इसको इस तरीके से पैकेज बना के नहीं चलेंगे तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अजाब बन जाएगा। काजी साहब, मेरा असल सवाल तो आपसे ट्रांसपोर्ट के बारे में होगा दोबारा से, लेकिन मैं एक चीज आपसे ऑन लाइटर नोट ये पूछना चाह रहा था कि आपने एंडेमिक का लफ्ज यूज किया, कि तो क्या हम ये समझें कि जहनी तौर पे हुकूमत तैयार कर रही है आवाम को कि जनाब बस अब इसी के साथ रहना है, क्योंकि एंडेमिक तो ये होता है कि कम्युनिटी उसके साथ जिंदा रहती है एक लंबे अरसे तक। जी देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत तैयार नहीं कर रही, ये पूरी दुनिया में
इस टाइम WHO ने ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी शुरू कर दी है कि वी हैव टू लिव विद दिस वायरस नाउ। देखिए ना, आप मजीद आप इससे नहीं भाग सकते। मैं आपको बहुत एग्जांपल सर ठीक है, पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया सर। काजी साहब बिल्कुल, मैं यही था कि क्योंकि WHO की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अब एक बहुत लंबे अरसे तक इसी के साथ रहना है और इसको लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है। काजी साहब, ट्रांसपोर्ट का मुझे बहुत कंसर्न है, इसलिए कि मैं खुद भी ट्रेवल करता रहा हूं ईद बकरा ईद और शबरात के मौकों पर। अपने घर की तरफ छुट्टियां होती थी तो अपने पीछे गांव की तरफ बैक टू द नेटिव विलेज हमने जाना होता था, तो बहुत ज्यादा रश होता था। अच्छा, उसमें आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, नसीम सदीकी साहब ने भी कहा, हम भी ये कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो मेक श्योर करें कि फासला होना चाहिए या SOPs पर कम से कम लेवल पर अमल दरामद होना चाहिए। सर, एक बस के अड्डे पर हजार 2,000 बंदे खड़े हैं, 15 बसें हैं, उनमें बंदे बैठ गए हैं, बाकियों को किस तरह से रोका जा सके? होटल्स खुले हैं, खोखे चाय के खुले हुए हैं बसों के अड्डों के साथ, बंदे इतनी बड़ी तादाद में बाहर खड़े हुए हैं, तो सर कैसे अमल दरामद हो सकता है? बहुत ही जबरदस्त बात की आपने। देखिए, मैंने आपको इस प्रोग्राम के स्टार्ट में जब अपना पहला कमेंट दिया तो मैंने आपको यही कहा कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ले लिया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये चैलेंज में उस टाइम तक गवर्नमेंट कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की तरफ से, ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से, अड्डा मालकान की तरफ से नहीं आएगी। देखिए, इतनी बड़ी तादाद में, अब आप मुझे एक बात बताएं कि एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम अगर मैं उसको लूं तो 6 से 7 मेन अड्डे मौजूद हैं। अब एक छोटे डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूं, अब उस हर अड्डे के ऊपर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पे पुलिस की नफरी इतनी ज्यादा तादाद में तैनात की जाएगी जो इंश्योर करेगी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग करें, जो इंश्योर करेगी कि लोग बसों में प्रॉपर तरीके से बैठें। चलो, बसों की हद तक तो मुझे समझ आती है कि जब वो रोड पे अप्लाई करेंगी तो आगे नाकों के ऊपर उनको पुलिस रोक सकती है, उनको रेंजर्स रोक सकती है। अगर कोई बस का ड्राइवर जो है वो अपनी सवारियां जरूरत से ज्यादा बिठा के ले जा रहा है, उनकी जिंदगी खतरे में डाल रहा है, उसको चालान भी किया जा सकता है और सवारियों को उतारा भी जा सकता है। पर अड्डों की हद तक मैं देख रहा हूं कि एक बड़ा चैलेंज होगा, बट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक बड़ा भरपूर किस्म का लैमल बनाया है स्पेसिफिकली ईद के तो शुरू होने से 3 दिन पहले के हैं, जिसमें ट्रेवल जो फुटफॉल है वो बहुत ज्यादा होती है अड्डों के ऊपर। उस हवाले से एक बड़ा जामिया किस्म का तमाम DCs को हदायत कर दी गई है। कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा नफरी तैनात किया जाए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को तैनात किया जाए ताकि वो इंश्योर कर सकें कि अड्डों के ऊपर कम से कम नुकसान हो। एडवांस बुकिंग भी करवाई जा सकती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही हो गया। काजी साहब, बहुत आप हमारे साथ ही मौजूद रही, बड़े अच्छे पॉइंट्स पे आपसे बात हो रही है। नसीम सिद्दीकी साहब की जाने मुझे जाना है। नसीम सिद्दीकी साहब, जहां पर प्राइम मिनिस्टर का ये कंसर्न है कि मुआशी इस्तेहसाल ना हो, अवाम का पैकेजेस भी अनाउंस किए गए, कारोबारी तबके को भी बिलिंग की जानिब से रिलीफ दिया जा रहा है, SMEs के हवाले से भी अच्छी पॉलिसीज आ रही हैं, वहां पर मीडिया हाउसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि मीडिया वर्कर्स भी सफ़े अव्वल में खड़े हुए हैं, उन्हें फील्ड में जाना है, रिपोर्टिंग करनी है, खबरें पहुंचानी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे चैनल्स, मीडिया हाउसेस अपने वर्कर्स की तनख्वाहें नहीं दे रहे और ईद का भी मौका आ रहा है, ये पेंडेमिक की भी सूरत हाल है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या लायामल होना चाहिए, या आप जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो क्या कर रहे हैं इस हवाले से? देखें, ये तो वर्दा आपने दुखती रख के ऊपर हाथ रख दिया इस वक्त। बिल्कुल, आप देखें कि जब लॉकडाउन 20 मार्च को लगा था और जब बहुत ही क्रिटिकल हालात थे, उस वक्त भी मीडिया वर्कर्स ने फ्रंट लाइन पे आके रिपोर्टिंग की है और आवाम को जो जरूरी खबरें थी वो बर वक्त पहुंचाई है। और आपने देखा कि हमारे कुछ साथियों को जो है वो कोरोना भी हुआ, उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन किया और उन्होंने जो है वो मतलब अभी भी जो है डेली बेसिस के ऊपर मीडिया वर्कर्स जो है रूटीन से अपने काम कर रहे हैं। तो जो उनके भी ड्यूज है वो भी क्लियर होने चाहिए। मीडिया मालकान का भी इसमें टोटल कसूर नहीं, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट की तरफ काफी बड़े ड्यूज जो है वो इस वक्त ड्यू है उनको देने के लिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से भी कि जो बकाया जाते हैं वो जो भी सूरत हाल है वो ईद से पहले क्लियर कर दिए जाए ताकि मीडिया मालकान अपने वर्कर्स की सैलरी जो है वो बर वक्त उनको दे सके। दूसरी, आप जैसे बात कर रही थी ये ट्रांसपोर्ट की, मैं वहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। काजी साहब ने बड़ी अच्छी उसमें एडिशन की और बड़ी अच्छी उसमें सोल्यूशंस भी बताई है। बेसिकली बात फिर आवाम पे जिम्मेदारी की आ जाती है कि इस ईद के ऊपर
हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने अपने रिश्तेदारों को मिलने जाना है, कोई अपने घर से उठ के दूसरे के घर जा रहा है। एक तो हमने लोगों से मिलना ही नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। सिर्फ वो जरूरी हजरात ट्रैवल करें जिनको किसी काम से कहीं पर जाना है, जो वर्कर्स हैं, जो अपने काम के ऊपर जाना चाह रहे हैं। ये जो रिश्तेदारों में आपस में मिलना जुलना, ये तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। अगर ये चीज नहीं होगी, क्योंकि अक्सर ये देखा था कि लोग अपने गांव जा रहे हैं, अपने शहरों में जा रहे हैं। जैसे हम लोग इस्लामाबाद में रहते हैं तो अक्सर हमने देखा कि इस्लामाबाद खाली हो जाता था और अपने अपने घरों पे ईद मनाने चले जाते थे। तो अगर इस चीज पे अमल ना किया जाए तो रश बहुत कम हो सकता है। और रश को कंट्रोल करने के लिए तो मैं पंजाब गवर्नमेंट और बाकी गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये वीआईपी ड्यूटीज के ऊपर, ये प्रोटोकॉल्स के ऊपर बहुत ज्यादा पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं, उनको थोड़ा सा रिलीफ ये खैर हुकूमत के पास पॉलिसी है। इस हवाले से नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ ही मौजूद रही और बड़ी अच्छी नाज़रीन बातचीत हो रही है कि किस तरीके से अपने आप को बचाया जा सकता है इस कोरोना से, आवाम के ऊपर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं, हुकूमत जो है जो क्या पॉलिसीज लेकर आ रही है वो किस हद तक आवाम पर असरअंदाज हो रही है। मजीद बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा अपने ऑनरेबल गेस्ट के साथ, लेकिन यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो वॉच, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrovatch.com.pk। नाज़रीन वेलकम बैक। मेरा घर मेरी जन्नत, नसीम सिद्दीकी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, काजी अहमद अकबर साहब तर्जुमान हैं हुकूमत पंजाब के। गुफ्तगू शनीद चल रही है, लेकिन नाज़रीन बात वही है जैसे हम बार बार ये जिक्र कर रहे हैं। अब चूँकि ट्रांसपोर्ट खुली है और हम सब ने जो है वो अपने अपने घरों को बहरहाल जाना होता है, दिल भी करता है, ख्वाहिश भी होती है अपने माँ बाप से, बहन भाइयों के साथ इकट्ठे एक जगह गांव के में अपने पुराने शहरों में ईद मनाई जाए। बिल्कुल ये रोमांस जो है ये बहुत खूबसूरत है और अच्छा भी लगता है और लगना चाहिए भी। और ये ईद बकरा ईद के ये त्यौहार हमारी ज़िंदगियों में ये वो मौके होते हैं जिसमें हम सब से मिल लेते हैं, अपने बाकी रिश्तेदारों से भी मिल लेते हैं। लेकिन जैसे काजी अहमद अकबर साहब और नसीम सिद्दीकी साहब से बात चल रही है तो बहुत खूबसूरत बात नाज़रीन सामने आ रही है कि इस ईद पे आप ना जाएं, इस ईद पे आप कोशिश करें कि आप टेलीफोनिक बात कर लें, क्योंकि खुदा ना खास्ता ये भी दूसरा पहलू ये भी है कि आप अगर खुदा ना खास्ता कोरोना के कैरियर हैं, जैसे काजी अहमद अकबर साहब बता रहे थे कि एसिम्प्टोमेटिक्स होते हैं ज़्यादातर यहाँ पर हमारे केसेस देखने में आ रहे हैं। नेचुरल इम्यूनिटी के तहत हम उसको कवर अप तो कर लेते हैं, लेकिन हमारा बहरहाल कोरोना जो है कोविड-19 पॉजिटिव कैरियर्स जो है वो बहुत सारे फिर रहे हैं। तो खुदा ना खास्ता अपने माँ बाप से मिलने, खुशी के मौके पर आप जा रहे हों, अपने बहन भाइयों से मिलने जा रहे हों, बच्चों से मिलने जा रहे हों और उन्हें कोई तकलीफ देकर जो है आप वापस आ जाएं, कोई नुकसान का बाइस ना बन जाए, तो कोशिश करें कि अपने घरों तक रहें। ईद बकरा ईद इंशाल्लाह जिंदगियों में और बहुत सारी आएंगी। मैं मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा ही नसीहत कर रहा हूं, आप आगे चलिएगा। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। काजी अहमद अकबर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि जो एक SOPs जारी किए गए हैं, बैंक्स को जारी किए गए हैं, कारोबारी हजरात को जारी किए गए हैं कि आप सैनिटाइजर्स रखें, सैनिटाइज करके रखें अपनी दुकानों को, अपनी बैंक्स को, अपने इदारों को। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आवाम जो है वो आंखों में धूल झोंकने का अमल जारी है। आप ATMs में जाते हैं, वहां पर शायद पहली बार तो सैनिटाइजर की बोतल रख दी गई है, लेकिन उसके बाद उसको रिफिल नहीं किया जा रहा, ये किया जा रहा है तो बहुत सब स्टैंडर्ड किसी चीज से किया जा रहा है।
इन तमाम तर मामलात को कैसे इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है, क्योंकि सिर्फ आंखों में धूल झोंकना जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है अवाम के एंड पर, क्योंकि वो तो ये देखते हैं कि एसओपीज पर अमल दरामद हो रहा है, लेकिन क्वालिटी क्या है उसकी ये कौन इंश्योर करेगा? हम सुन नहीं पा रहे काजी अहमद अकबर साहब को। जी 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 बोलिएगा सर, अब आ रही है आवाज। मैं आज से ना एक हफ्ता पहले की आपको बात बताता हूं कि मैं खुद बैंक में गया एक ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ना 6-6 फुट के ऊपर सर्कल्स लगाए हुए थे। तो हम लोग कोई 8, 10, 12 लोग थे, तो हम उन सर्कल्स में खड़े हुए थे। तो हमारे एक बुजुर्ग आए और उन्होंने आके वहां पे शोर डाल दिया। उन्होंने कहा जी मैं तो इतनी देर धूप में नहीं खड़ा हो सकता। तो मैंने ही उनको कहा कि जी आप आगे खड़े हो जाएं। उनको हमने आगे कर दिया। तो एक नौजवान थे, उन्होंने कहा जी मेरे तो घर में बड़ी इमरजेंसी है, तो मैं भी इस तरीके से नहीं खड़ा हो सकता, मुझे भी जल्दी है। और वो करते करते मैंने देखा कुछ लम्हों के बाद कि वो सर्कल्स लोग घूम चुके हुए थे और हर कोई दरवाजे की तरफ जोर दे रहा था। जहां तक आपने एटीएम्स की बात की, तो बड़े कम एटीएम्स हैं जहां पे सैनिटाइजर्स रखे गए थे और रीफिल करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो देखिए, मैं अपनी इस डिस्कशन को फिर पीछे लेकर जाता हूं कि गवर्नमेंट का काम होता है एक फ्रेमवर्क देना, गवर्नमेंट का काम होता है एक विजन देना, गवर्नमेंट का काम होता है कि वो एक डायरेक्शन देती है कौम को। हमारी गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे अंदाज में, देखिए जिस टाइम पूरी दुनिया भरपूर लॉकडाउन की बात कर रही थी, तो उस टाइम भी प्राइम मिनिस्टर साहब ये विजन लेकर आए कि नहीं, गरीब का एहसास करना है। अब जब पूरी दुनिया आप देख लें कि उस फॉर्मूले को फॉलो कर रही है, अब सबको इस चीज का एहसास हो गया है। तो द गवर्नमेंट इज गिविंग द फ्रेमवर्क। अब आप ये एक्सपेक्ट करें कि गवर्नमेंट हर बैंक के बाहर, हर मस्जिद के बाहर, हर अड्डे के ऊपर, हर बस के साथ, हर वैगन के साथ, हर दुकान के बाहर, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये अब जो अपने अपने इदारों के सरबराह हैं, ये अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें कि एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट, ये तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है जहां पे एक बहुत बड़ी आबादी है और ज्यादा लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, ऐसे लोगों को कानून की अमल दरामद करवाना, उनसे अमलदारी करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए नसीम भाई ने पहले कहा कि हम तो एज अ नेशन भी फख्र महसूस करते हैं कोई कानून तोड़ के, और हमें अपना आप बड़ापन लगता है कि जी हमने ये कार्रवाई कर ली है। तो ऐसे हालात में जब तक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी और इदारे के सरबराहान उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये हम जो है ये जो ओपनिंग अप है और एट द सेम टाइम हम कहें कि हम इस बीमारी को भी कंट्रोल कर सकेंगे। ये दो चीजें मुझे उस हिसाब से इकट्ठी चलते हुए नजर नहीं आ रही तब तक कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर, एंड दैट इज द क्रक्स। मैं जितने प्रोग्राम्स में आजकल बैठ रहा हूं और जितनी डिस्कशंस मैं पैनलिस्ट से सुन रहा हूं, एक्सपर्ट से सुन रहा हूं, मैंने एक नेट रिजल्ट निकाल दिया है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द क्रक्स। Unfortunately, that is largely missing. बहुत बड़ी तादाद में मिसिंग है। आज भी देहात में मैं आपको बताऊं कि चूंकि हम सियासी लोग हैं, हमें जाना होता है, अब कई जगहों पे हमें अपने बुजुर्गों से या बड़ों से ये ताना सुनने को मिलता है कि मौत से डर गए हो इसलिए नहीं मिल रहे हो। और इस किस्म की ये एक कल्चरल एक इशू बनता जा रहा है, इसको लोग एक रिलीजियस रंग भी देना शुरू हो गए हैं। तो इस सारे हालात में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा चैलेंज है कि एसओपीज पे अमल करवाया जाए। काजी साहब ऑन अ लाइटर नोट, आप बताकर तो नहीं गए थे कि आप जिस बैंक में जा रहे हैं कि काजी अहमद अकबर साहब जो है वहां तशरीफ ला रहे हैं ताकि वो 6-6 फुट का, क्योंकि नॉर्मली इस तरह नहीं ऑब्जर्व किया जा रहा सर किसी भी बैंक में, किसी भी जगह। अच्छा बैंक था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक था, और आप सही कह रहे हैं कि वैसे मैं 2-3-4 बैंक्स में इधर F11 में और F10 में, चूंकि मेरी रिहाइश इस्लामाबाद में है, तो मैंने देखा है कि वहां पे एसओपीज फॉलो हो रहे हैं। अच्छा काजी साहब से शिकायत आई है। जी बिल्कुल। अच्छा काजी साहब, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ऐसा सब कुछ जो है वो होना चाहिए। अच्छा, क्राइम एंड पनिशमेंट का असूल अगर देखा जाए तो सर, अगर 2-3 बड़े इदारों को 2-3 जगहों पर कोई मतलब पनिशमेंट होती नजर आ जाए, कोई पेनलाइज कर दिया जाए, कोई जुर्माना भरने को कहा जाए, कोई पुलिस लेकर जा रही हो 3-4 बड़े दुकानदारों को, एसओपी फॉलो ना करने वालों की बात कर रहा हूं मैं, तो मेरा ख्याल है कि कौम इतनी भी ऐसी भी नहीं है कि दूसरों को देखकर सीखे ना। तो ऐसा कुछ है प्लान कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा ना हुआ तो ऐसा भी करना पड़ जाएगा? क्योंकि आप सीधा ये कह देते हैं कि फिर अगर एसओपी पर अमल ना हुआ तो कारोबार बंद कर देंगे। नहीं, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। आप अगले कुछ दिनों में ऐसे कुछ धमाके होते हुए देखने जा रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट ने बड़ी क्लियर अप्रोच ले ली है कि इसमें बिला तफरीक और बड़े भरपूर अंदाज में कार्रवाई की जाएगी और लोगों को
एग्जाम्पल बनाया जाएगा ताकि उनको इस चीज का एहसास हो के, और बिलखसूस जो कि हम बार बार बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तो आप देखिएगा कि ये ट्रांसपोर्ट ओपन तो जरूर हुई है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स ने जहां पर अपने जिसे कहते हैं ना कि आमदन के जराए को ओपन किया है, अपने लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी सर पे ले लिया है, बिकॉज गवर्नमेंट इस मामले में बहुत क्लियर भी है और बहुत क्रिस्प भी है कि जो एसओपीज पे अमल नहीं करेगा उस गाड़ी को वहीं पे लॉक कर दिया जाएगा और उस गाड़ी के तमाम मुसाफिरों को वहीं उतार दिया जाएगा। तो ये इस हवाले से मैं देख रहा हूं कि कुछ एग्जांपल्स बनने जा रही हैं, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गवर्नमेंट इसको बहुत सीरियसली ले रही है। बिल्कुल सही हो गया। नसीम सिद्दीकी साहब, आप चूंकि बाहर भी बहुत ज्यादा ट्रैवल करते रहे, बहुत से ममालिक में आपका आना जाना रहा, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम? यकीनन उस स्टैंडर्ड का नहीं था जैसे कि वेस्ट में हेल्थ केयर सिस्टम है, वो फैसिलिटीज हमारे पास मौजूद नहीं थी, वो मईशत हमारी इस तरह की नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से कोविड-19 से कोप किया जा रहा है, यहाँ पर आवाम को सहूलियात दी जा रही हैं, टेस्टिंग की जा रही है, क्वारंटाइन सेंटर्स का क़याम है, कैसे कंपेयर करते हैं आप वेस्ट के साथ पाकिस्तान को या ईस्ट के, अपने ईस्टर्न कंट्रीज के इस रीजन को? वर्दा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप ये देखें कि हमारे मुल्क में सेहत के ऊपर और तालीम के ऊपर कितना बजट खर्च किया जाता है। आज फिर मजबूरन कहना पड़ेगा कि ये हमारी साबका गवर्नमेंटें गुजरी हैं, उन्होंने पाकिस्तान को 70 साल में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया है। अरबों रुपए जो है वो मेट्रो ट्रेनों पे या ऑरेंज लाइन के ऊपर जाया कर दिए। अगर यही पैसे सेहत के सेक्टर में लगाए होते तो आज मौजूदा गवर्नमेंट को या हम लोगों को इतने बड़े मसाइल का सामना ना करना पड़ता। अभी जो बेसिक इशू है वो यही है कि कोविड-19 की वजह से ये स्प्रेड तेजी से करता है, और पेशेंट्स का जो तादाद हॉस्पिटल्स में लाई जाती है या दूसरी कंट्रीज में आई है, उन्होंने जो बड़े बड़े सेहत सिस्टम थे उनके, उसको कोलैप्स करके रख दिया है। तो हमारे भी ये जो बार बार काजी साहब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि एक लफ्ज तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसको बहुत ही गहराई में देखा जाए तो ये बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। जैसे अभी बिजनेसेस की बात हो रही है, तो अब ये तमाम बिजनेसमैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने ऑफिस के बाहर, बैंक के बाहर ऐसी सहूलतें प्रोवाइड करें, क्योंकि अब आगे इतनी गर्मी आने वाली है। गर्मी में लोग सड़कों के ऊपर डिस्टेंस के साथ नहीं खड़े हो सकते। हमारा मुल्क 22 करोड़ आबादी है, दुनिया का 5वें या 6ठे नंबर पे हमारा मुल्क इस वक्त आबादी के लिहाज से आ रहा है। तो एक तो आबादी ही बहुत बड़ा एटम बम है हमारे मुल्क के अंदर, और दूसरा इन तमाम लोगों को चाहिए कि ये ऑनलाइन अपनी सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और उसमें लोगों को फैसिलिटेट करें, ताकि लोगों को बैंकों के बाहर या इदारों के बाहर आके लाइन में नहीं लगना पड़े। जैसे आपने सैनिटाइजर्स की बात की, मैंने कुछ वीडियोज ऐसी देखी कि एटीएम्स के अंदर अच्छी सैनिटाइजर्स लगे हुए हैं, लेकिन वो लोगों ने उठा के ले जाना शुरू कर दिए, वो उनको उखाड़ के लेके जा रहे हैं। मतलब ये कि हम कब अपने एक रिस्पॉन्सिबल कौम कब बनेंगे, कब इन बातों को समझेंगे? जैसे काजी साहब ने कहा, हमारे साथ भी यही होता है। लोग कहते हैं यार आप मौत से डरते हैं, आप हाथ नहीं मिला रहे, आप जफ्फी नहीं डाल रहे। मेरा मतलब खुदारा सीरियस हो जाए। ये ऐसी बीमारी है कि एसिम्प्टोमेटिक, आप कैरियर हैं इसके, आपको नहीं पता कि आप कोरोना को कैरी कर रहे हैं। आप घर में किसी बच्चे को लाके लगा सकते हैं, किसी बुजुर्ग को लाके लगा सकते हैं, आपको तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप खानदान के दूसरे लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो ये एक बहुत हमारी जिंदगियों में बहुत बड़ी आजमाइश आई है। अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि हमें इससे हमारी जान छूटे और हमें केयर करना पड़े, हमें केयरफुल होना चाहिए इस मामले में। सही, बिल्कुल। नसीम सिद्दीकी साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। काजी साहब, प्रोग्राम चूंकि हमारा इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, पोस्ट कोविड-19 गुज़रा ज़रूर शेयर कीजिएगा कि हेल्थ का शोबा ख़ास तौर पर, जैसे नसीम सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड रहा है, एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही। अब आप क्या देखते हैं कि पोस्ट कोविड-19 हेल्थ केयर के क्या क्या आइडियाज़ कुछ ऐसे जहन में हैं? क्या कितना बेहतर हम इसको कर सकते हैं, कितना बेहतर हमें करना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगले आने वाले दहाइयों में कोई और इस तरह के एंडेमिक का वास्ता पड़ता है दुनिया से, तो हम पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म कर सके, क्योंकि इंशाल्लाह ये तो ताक़यामत रहेगा मुल्क हमारा। रिजवान, मैं ऐड कर दूं, बजट भी बन रहा है, तो बजट में आप क्या कुछ चेंजेस लेकर आएंगे इन दोनों सेक्टर्स के हवाले से, हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से? जी, पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने एक ही बेसिकली बजट दिया है और अब दूसरा बजट देने जा रही है। जो पहला बजट हमने दिया था उसमें पंजाब में हमने 20% से जो हेल्थ बजट था उसको पिछली गवर्नमेंट की निस्बत इंक्रीज किया, और इस साल भी आप देखेंगे कि मेजर चंक जो है वो हेल्थ सेक्टर की तरफ पंजाब में भी और बाकी जो तहरीक इंसाफ के हुकूमतें जिन जिन सूबाजात में हैं वहां पे भी ज्यादा जो अहमियत है वो हेल्थ को ही दी जाएगी।
अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में सबसे कम हैसियत या अहमियत जो थी वो हेल्थ और एजुकेशन को दी गई, क्योंकि बाकी ममालिक में हमेशा सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पर होते हैं। उसकी वजह से देखें ना, जब आप पंजाब की अगर मैं बात करूं तो जिस दिन कोरोना आया तो हमारे पास टोटल PSL 3 लैब्स थी। वो 3 लैब्स की कैपेसिटी आप देख लें कि क्या हो सकती है। तो हंगामी बुनियादों के ऊपर लैब्स को खड़ा करना और उस लेवल की इंटरनेशनल लेवल की लैब्स बनाना, ये एक बहुत बड़ा काम था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर डिवीजन के ऊपर हमने डिवीजन लेवल पे एक लैब लेकर आए हैं। जो ऑलरेडी डिसफंक्शनल लैब्स थी उनको फंक्शनल किया गया है। नई स्टाफ की हायरिंग, ऐसी लैब्स भी मौजूद थी जिनकी बिल्डिंग्स बनी पड़ी हुई थी लेकिन उनमें काम करने वाला कोई मौजूद नहीं था। यहाँ पे ऐसी लैब्स थी जहाँ पे बिल्डिंग्स मौजूद थी, काम करने वाले मौजूद थे, इक्विपमेंट मौजूद नहीं था। तो उन सब की मिसिंग फैसिलिटीज को पूरा किया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर टारगेटेड है कि हमने, और ये तो हमारे तो देखें मंशूर का हिस्सा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि हमने लोगों के ऊपर पैसा खर्चना है। हमने बड़े पुलों के ऊपर और बड़ी इमारतों के ऊपर पैसा नहीं खर्चना। ये तो वक्त ने भी साबित कर दिया है, ये तो वक्त ने भी सर साबित कर दिया है कि पुलों और सड़कों से ज्यादा हमें अपने अस्पतालों की जरूरत थी, इक्विप्ड अस्पतालों की जरूरत थी, तालीमी इदारों की जरूरत थी। बहुत शुक्रिया आपका, वक्त हमारे पास बहुत कम है। बड़ी अच्छी हमारी गुफ्तगू नाजरीन हो रही थी। काजी अहमद अकबर साहब तर्जुमान थे पंजाब हुकूमत के, नसीम सिद्दीकी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। और नाजरीन, प्रायोरिटी सेट करने की बात है, जहां पर हुकूमतों को हम देखते रहे माजी में हमारे सामने है कि आवाम को ऐसा था कि सिर्फ वक्ती तौर पर कुछ चीजें पकड़ाकर खुश करने की कोशिश की गई, लेकिन वक्त ने साबित किया कि असल में आवाम को किन चीजों की जरूरत है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस हवाले से फोकस्ड भी है कि हमें किन शोबों को प्रायोरिटाइज करना है और आवाम को किस चीज की असल में जरूरत है। जी बिल्कुल ऐसा ही है नाज़रीन, बस आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है ताकि आप खुद भी महफूज रहें और अपने आसपास अपने प्यारों को भी महफूज रखें। ट्रांसमिशन का वक्त इस वक्त इस चंक से जो है हम इजाज़त चाहते हैं। न्यूज़ ब्रेक है, ख़बरनामा आपसे शेयर किया जाएगा और उसके बाद न्यूज़ ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे साथ ही रहिए।